हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग एक्सपर्ट में। तो बच्चों, हम क्वेश्चंस कर रहे थे ना। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुका हूँ और वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन है वो आपको मैं करवा चुका हूँ। उम्मीद है आपको समझ में भी आ गए होंगे। अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों की। बुक निकाल लीजिए। सबसे पहला है, व्हाट इज द चार्ज इन ए कंडक्टर व्हेन करंट इज पास थ्रू इट। कि एक कंडक्टर में से जब करंट फ्लो होता है तो इसका चार्ज कितना आता है। बच्चों, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था पहले दिन ही बताया था कि जब किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो एक टर्मिनल से जितने इलेक्ट्रॉन एग्जिट होते हैं दूसरे सिरे से उसी समय उतने ही इलेक्ट्रॉन इंटरव्यू होते हैं। तो कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहता है और जब तक इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा चार्ज की आप बात ही नहीं कर सकते। तो बच्चों बात आएगी जीरो, न्यूट्रल रहता है किसी भी कंडक्टर में। मैं लॉजिक बोल रहा हूं, आप अपने हिसाब से आंसर लिख लेना कि व्हेन वी फ्लो करंट इन ए कंडक्टर देन इलेक्ट्रॉन एग्जिट फ्रॉम वन टर्मिनल एट सेम टाइम, इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे टर्मिनल से एंटर कर जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहेगा, इसलिए वो न्यूट्रल रहेगा, उस पर कोई चार्ज नहीं आएगा। मैंने पहले लेक्चर में पढ़ाया आपको। द रेजिस्टिविटी ऑफ टू कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल आर रो वन एंड रो टू, राइट द रेशियो ऑफ रो वन एंड रो टू। दो कंडक्टर हैं, एक मेन इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है इसने, सेम मटेरियल, साइज चाहे कुछ भी हो, कैसा भी डायग्राम, मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया है आपको। मान लो ये तो है ऐसा और ये हो सकता है कैसा भी, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी, कैसी भी शेप का हो, मटेरियल सेम है। जिस मटेरियल का ये है उसी मटेरियल का ये है। इसकी रजिस्टिविटी रो वन है और इसकी रजिस्टिविटी रो टू है। तो मैंने कहा था बच्चों, रजिस्टिविटी तो मेटल पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल आयरन की निडल ले लो, चाहे आयरन का एक बड़ा सा प्लेन ले लो, दोनों की रजिस्टिविटी सेम रहेगी। और जब रजिस्टिविटी सेम रहेगी बच्चों तो इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:1। क्या आएगा बच्चों? 1:1। तो लिख देना, बिकॉज दोनों का मटेरियल सेम है तो रजिस्टिविटी इक्वल होगी, रेशियो 1:1 आएगा। तीसरा देखिए बच्चों, समझने लायक बात है, ध्यान से देखो। तीसरा आपको एक डायग्राम बना के दिया है इसने। इसका ईएमएफ ई है, इसका ईएमएफ ई है और जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है आई। क्वेश्चन है, इन द फिगर टू सेल ऑफ इक्वल ईएमएफ, दो सेल हैं जिनका ईएमएफ इक्वल है, एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं है ये मानो, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फाइंड द करंट थ्रू आर। बच्चों काफी बेहतरीन क्वेश्चनों में से है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये है कि आपको एक डायग्राम बना के इसने दे दिया, दो सेल हैं, इक्वल ईएमएफ है, पहले का ईएमएफ ई है, दूसरे का ईएमएफ भी ई है, नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, ये समझो आप। तो इसमें होकर कितना करंट फ्लो होगा। बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात पहले मैं बता दूं फिर उसको प्रूफ करता हूं कि अगर सेम ईएमएफ के सेल पैरेलल में जुड़े हों, दो या दो से अधिक सेल पैरेलल में जुड़े हों जिनके ईएमएफ इक्वल हों, जिनके ईएमएफ इक्वल हों, तो बच्चों याद रखना नेट ईएमएफ भी उनके बराबर ही आता है। मतलब ई और ई अगर पैरेलल में है ना, जैसे फॉर एग्जांपल्स एक सेल ये रहा आपका ईएमएफ ई का और एक सेल ये रहा इनका ईएमएफ ई का। अब चाहे इनके इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हों, अलग अलग हों, लो हों, हाई हों, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो नेट ईएमएफ आने वाला है वो बच्चों कैपिटल ई ही आएगा। सोचने वाली बात है। दो क्या, तीन ले लो, चार ले लो, पांच लो, कितने भी ले लो, मैं प्रूफ करूं ऐसे समझ में नहीं आएगा। आप याद कीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ई नॉट एक टर्म आई थी जिसका सूत्र आया था E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। याद है क्या? याद नहीं है तो नोट्स खोलो और उसमें एक टर्म आएगी नीचे ई नॉट, मैंने कंपेयर किया था इसको V इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आई आर नॉट से, तो नेट ईएमएफ ये आया था। सपोज E1 और E2 बराबर हैं
दोनों ईएमएफ और ये ई के इक्वल है, लेट दोनों जगह मुझे ई जमाना है, तो देखना ई नॉट कितना आएगा, देखिए ER2 प्लस ER1 अपॉन R1 प्लस R2। इन दोनों में से अगर मैं ई कॉमन ले लूं तो ये R2 प्लस R1 अपॉन R1 प्लस R2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो नेट ईएमएफ बचेगा वो कितना बचेगा, ई। इस बात को आप नोट लगाकर जहां आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल लिखा है वहां लिख लेना कि इफ 2 or more than cell of same EMF connect in parallel, if 2 or more than cell of same EMF connect in parallel, then net resistance will be equal of them, तो नेट रेजिस्टेंस उनके इक्वल ही होगा। इस पूरी कहानी सुनने के बाद अगर मैं करंट की बात करता आई की बच्चों, तो करंट का सूत्र मैंने आपको कल बताया था, ई नेट, मैंने कल आपको यह बताया था, आपको याद हो तो ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो आप थोड़ा सा करेक्शन और करके इसको ई नॉट अपॉन आर नॉट लिख सकते हो, अगर एक से अधिक सेल हो तो। ई नॉट का मतलब होगा बच्चों नेट ईएमएफ और आर नॉट का मतलब होगा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन you know E naught equal to E because two cell of same EMF connect in parallel combination, so net EMF will be equal of them। आपने E और EMF के दो सेल पैरेलल में जोड़े हैं तो नेट EMF उन्हीं के बराबर तो आएगा, तो नेट EMF कितना आएगा, E अपॉन कैपिटल आर। इंटरनल तो है ही नहीं है, नेग्लिजिबल पहले बोल दिया, तो जो करंट निकल करके आया ना बच्चों वो आएगा E अपॉन आर। दिस इज योर आंसर। कहानी समझ में आई? तो इस क्वेश्चन में मेन बात क्या थी, अगर सेम ईएमएफ के 2 और मोर देन 2 सेल कनेक्ट हों पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो नेट रेजिस्टेंस उनमें से ही किसी एक के इक्वल आता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। आप खुद लिखोगे बच्चों, दोनों की डेफिनेशन लिख देना। बोल रहा है कि ईएमएफ और टर्मिनल वोल्टेज में क्या अंतर है। याद करो, अगर सेल ऑफ सर्किट में है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल नॉन एज ईएमएफ, एंड अगर ऑन कंडीशन में है तो पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज। ईएमएफ का मेजरमेंट करेंगे पोटेंशियल मीटर से और टर्मिनल वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे हम वोल्ट मीटर से, जो भी आप लिख देना। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रिफ्ट डिफाइन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी याद है ना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जिस एवरेज स्पीड से मूव करते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6, ए वायर ऑफ 8 ओम रेजिस्टेंस इज मोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्किल। हमारे पास 8 ओम रेजिस्टेंस का एक वायर है और आपने उसको एक सर्किल में मोड़ दिया, मतलब वायर का क्या बना दिया आपने, सर्किल। वायर का क्या बना दिया, सर्किल। व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एट द एंड ऑफ इट्स डायमीटर। जो इसका डायमीटर है उसके टर्मिनल के अक्रॉस आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है। बहुत ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है शायद, 2 3 4 5। एक वायर था, आपने फोल्ड करके इसको इस तरीके से कर दिया। सिंपल सी बात है, एक वायर था उसको मैंने सर्किल में डिजाइन कर दिया। ये इसका सेंटर, ये कहीं इसका डायमीटर वगैरह वगैरह। इस डायमीटर के जो टर्मिनल हैं इसके अकॉर्डिंग मुझे नेट रेजिस्टेंस चाहिए। सोचेगा बच्चों, पूरे वायर का 8 ओम रेजिस्टेंस है, आपने हाफ हाफ कर दिया। डायमीटर जो होगा भैया देखो, जितना वायर इस ऊपर वाले हिस्से में लग रहा होगा उतना ही वायर तो इस नीचे वाले हिस्से में लग रहा होगा। सोचिए आप, तो पूरा रेजिस्टेंस था 8 ओम, लंबाई हाफ हाफ हुई, तो मेरे हिसाब से तो इसकी वैल्यू 4 ओम और इसकी वैल्यू 4 ओम। हाँ है ना। अब अगर मैं यहां से करंट फ्लो करता हूं तो ध्यान से देखिए, कुछ करंट इधर से जाएगा और कुछ करंट इधर से जाएगा, ये आएगा और ये आएगा और फिर यहां होकर निकल जाएगा। ध्यान से देखूं तो ये वाला टर्मिनल और ये वाला टर्मिनल दो वायर हो गए एक तरीके से 4 4 ओम के, कनेक्ट है पैरेलल में। मतलब रेजिस्टेंस की फॉर्म डायग्राम बनाऊं ना
तो एक रेजिस्टेंस तो ऊपर 4 ओम का, 8 आर बोला है कि उसने 8 ओम ही बोला है, 8 ओम बोला है, ठीक है। तो 4 ओम तो ऊपर का और 4 ओम नीचे का। अब तो इसको आराम से कर सकते हो आप शायद मेरे हिसाब से। 4 एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, बहुत सारे तरीके हैं, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे एडिशन, शॉर्ट ट्रिक है, या R/N कर दीजिए, या सिंपल तरीके से कर लीजिए। जो नेट रेजिस्टेंस आएगा 1/R वो आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 के हिसाब से, कैसे कर लो यार, 2/4 1/2, लास्ट में उल्टा भी तो करना होगा, रिवर्स, देन योर फाइनल आंसर विल बी 2 ओम। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया हो तो एक बार वीडियो वापस रिप्ले करके देख ले बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है, पढ़िए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी व्हेन द शेप ऑफ मटेरियल इज डिफॉर्म्ड। ये के कोई मटेरियल लिया आपने बच्चों, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, आपने कोई एक मटेरियल आपको दिया गया है, आपने उसको डिफॉर्म्ड कर दिया, मतलब टेढ़ा मेढ़ा कर दिया। एक वायर दिया था मैंने आपको, ये लो भाई एक आयरन का वायर है, आपने उसको मरोड़ दिया, ढंग से कुछ भी कर दिया। तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पर क्या इफेक्ट आएगा। तो रेजिस्टिविटी तो मेरे दिमाग में क्लियर है कि चेंज होगी नहीं भैया, ऐसा थोड़ी है मैंने आपको लोहे का वायर दिया, आपने मरोड़ा और वो चांदी का बन गया, ऐसा थोड़ी होगा। लोहे का वायर तो आजीवन लोहे का ही रहेगा, आप काट दो, तोड़ दो, मरोड़ दो, लपेट दो, कुछ भी कर दो, लोहे का तो लोहे का ही रहेगा। क्या ये सब करने से, डिफॉर्म्ड करने से क्या मटेरियल चेंज होगा क्या? तो आपका आंसर होगा सर डिफॉर्म्ड करने से मटेरियल चेंज नहीं होगा। और बच्चों जब तक मटेरियल चेंज नहीं होगा रजिस्टिविटी तो चेंज नहीं होगी, पर रजिस्टेंस चेंज होगा, बिकॉज रजिस्टेंस डिपेंड ऑन इट्स डायमेंशंस, लेंथ, ब्रेथ क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, इन सब बातों पर रेजिस्टेंस इफेक्ट डालता है। अगर आप एक वायर को डिफॉर्म कर रहे हो तो आपका आंसर होगा कि रेजिस्टेंस विल बी चेंज, व्हाट रेजिस्टिविटी रिमेन कांस्टेंट। अगर आप एक वायर को डिफॉर्म कर देते हो तो रेजिस्टेंस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पर रेजिस्टेंस तो चेंज हो जाएगा। अब ये नहीं कह सकता कितना चेंज होगा, वो पता चलेगा कि आपने क्या हालत की है उस वायर की। तो रेजिस्टेंस चेंज होगा पर रेजिस्टिविटी कांस्टेंट ही रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट, कैन द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट्स इन सेल बी ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ द सेल। बोल रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज जो है ना वो ईएमएफ से ज्यादा हो सकती है क्या? देखिए बच्चों, मैंने आपको जब एक सेल इक्वेशन पढ़ाया था, तो 3 इक्वेशन बताई थी सेल इक्वेशन में। V इज इक्वल टू E माइनस IR फॉर डिस्चार्जिंग, ये कौन सी कंडीशन में था बच्चों? डिस्चार्जिंग। दूसरा मैंने आपको V इज इक्वल टू E प्लस IR बताया था, ये था बच्चों चार्जिंग। और एक मैंने कहा था V इज इक्वल टू E, और ये कब था? इन आइडियल फॉर्म। आइडियल फॉर्म का मतलब है व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी 0। तो बच्चों डिस्चार्जिंग जब हो रही है तो सोचो जब आपने कोई टर्म ईएमएफ में से माइनस करी तब टर्मिनल वोल्टेज बना, ईएमएफ में से कुछ कम किया है तो टर्मिनल वोल्टेज बना है, मींस ईएमएफ ज्यादा है टर्मिनल वोल्टेज से। और यहां देखो आप ईएमएफ में कुछ ऐड कर रहे हो तब टर्मिनल वोल्टेज बन के आया है, मतलब टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा है ई से। बच्चों कोई भी ज्यादा हो सकता है, कोई भी कम हो सकता है, या बराबर भी हो सकते हैं, तीनों ही आंसर संभव है। तो बोल रहा है कि क्या टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से बड़ा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ड्यू टू चार्जिंग। चार्जिंग के दौरान या चार्जिंग के समय जब आप सेल को चार्ज कर रहे होते हैं उस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होता है ईएमएफ से। आप अपने हिसाब से इसका आंसर बना करके लिख लीजिएगा। क्लियर हो गया होगा बच्चों शायद। नेक्स्ट सुनिए, न्यूमेरिकल लॉन्ग क्वेश्चन आपको सब मिल जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब बात करते हैं बच्चों हम न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स 1 2 3 हम बाद में देखते हैं। स्टार्ट करता हूं बच्चों में 4 से।
न्यूमेरिकल नंबर 4 देखिए आप। न्यूमेरिकल नंबर 4 क्या कह रहा है, पढ़ना बच्चों। 3 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम 2 ओम 3 ओम आर कनेक्ट इन सीरीज। हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है बच्चों, 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम। ये कहां कनेक्ट हैं बच्चों, सीरीज में कनेक्ट हैं। फाइंड resultant resistance of the combination in a battery of 12 volt is connect to the combination, then find the potential difference across each resistance। बच्चों आपने 3 रेजिस्टेंस लिए, 1 ओम 2 ओम 3 ओम के, और इन्हें कनेक्ट कर दिया आपने एक 12 वोल्ट की बैटरी से, 12 वोल्ट की बैटरी से। 3 क्वेश्चन हैं, फाइंड आउट द नेट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट बात करूं बच्चों मैं नेट रेजिस्टेंस की। नेट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन है बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या कहता है, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, हाँ कि ना। तो आर एस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6 ओम। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन तो कितना आया, 6 ओम। बात करूं पोटेंशियल डिफरेंस की, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल। तो बच्चों पोटेंशियल तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो I मुझे करंट पता होना चाहिए, और सीरीज में करंट तो सेम रहता ही है। तो पहले आप नेट करंट निकालिए, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। V बैटरी 12 वोल्ट की है, रेजिस्टेंस 6 ओम है, 2 एम्पियर। कितना, 2 एम्पियर। तो अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस 1 ओम, इसको मैं V1 नाम दे रहा हूं, तो ये बन जाएगा IR1। IR1 I कितना है बच्चों, 2, और रेजिस्टेंस कितना है, ये 1, यानी कि 2 वोल्ट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम, B2 इज इक्वल टू IR2। I कितना है, 2, ये कितना है, 2, 2 इंटू 2 4 वोल्ट, और जो V3 आएगा वो आएगा 6 वोल्ट। सबको ऐड करके देख लो बच्चों, 12 वोल्ट हो जाना चाहिए, 12 वोल्ट हो जाना चाहिए, और हो भी गया। इसका मतलब जो हमने किया, जो हमने पढ़ा, बिल्कुल सही पढ़ा। समझ में आ गया ना आपको। 1 ओम 2 ओम और 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट हैं। नेट रेजिस्टेंस निकालना था, तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगा करके 6 ओम आ गया। फिर मैंने करंट निकाल लिया 2 ओम, 2 एम्पियर। अब इसमें 2 एम्पियर है तो B बराबर IR, 2 इंटू 1 2 वोल्ट, 2 इंटू 2 2 वोल्ट, 2 इंटू 3 6 वोल्ट। सबको जोड़ के देख लो, 6 4 10 2 12 वोल्ट। खेल खत्म। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ, आया कि नहीं आया। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, चलो आप। द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस इज 100 ओम। जब टेम्परेचर 27 है तो रेजिस्टेंस है 100 ओम। टेम्परेचर को T1 मान लें, 27 डिग्री सेल्सियस। क्या केल्विन में आप इसको 300 केल्विन कहोगे? चलो सेल्सियस रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। और रेजिस्टेंस हो जाएगा 100 ओम। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? किसी हीटिंग एलिमेंट का जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम। आगे पढ़िए। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 117 ओम। नई कंडीशन में जो रेजिस्टेंस है, ये R1 है, जो R2 है वो है 117 ओम। व्हाट विल बी द टेम्परेचर? व्हाट विल बी द टेम्परेचर मतलब इस पर टेम्परेचर क्या होगा? और आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है। इसमें लैंग्वेज गलत है शायद, इसमें लिखा हुआ है व्हाट विल बी द टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट दोबारा देखते हैं, कुछ मिस्टेक है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट 116 ओम, व्हाट विल बी द टेम्परेचर कोफिशिएंट। भाई टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे जब हमें T2 नहीं पता होगा? तो कुछ डाटा मिसिंग है भाई साहब। तो इस सवाल को मैं मेरे हिसाब सेट कर लूँ थोड़ा सा ना। 20 डिग्री सेल्सियस पर
द रेजिस्टेंस ऑफ ए हीटिंग एलिमेंट एट रूम टेम्परेचर 20 सेल्सियस 100 ओम। इफ द एलिमेंट ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 170 ओम देन व्हाट विल बी द टेम्परेचर कोफिशिएंट सब्सटेंस। एक मिनट रुकना भाई, कुछ डाटा मिसिंग है, मैं देखता हूँ, एक सेकंड रुकिए आप। हाँ मैं सही कह रहा था, डाटा मिसिंग है, सही कर लेना क्वेश्चन को। आपको ये दिया हुआ है 1.7 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और आपसे टेम्परेचर जानना चाह रहा है T2। भाई दो वेरिएबल एक साथ कैसे निकल सकते हैं, नहीं निकल सकते ना। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होगा बच्चों, R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। याद करना ही पड़ेगा, तभी सवाल कर सकते हो, अन्यथा सवाल नहीं होगा। R2 है 117, R1 है 100, 1 प्लस अल्फा कितना है 1.7 10⁻⁻⁴, और T2 ताप में चेंज, T2 माइनस T1, T2 कितना है, T मान लो -27। ये समझ में आया होगा आपको। अगर मैं ब्रैकेट खोलूं तो 117 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 100 आ गया। यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो देखना 1.7 इंटू 10⁻⁻2 T माइनस 27, 100 इधर लेके आऊंगा तो ये बचेगा 17। यहां इसको अगर मैं 17 लिखूं तो 10⁻⁻³ लिखना होगा बच्चों, T माइनस 27। 17 ने 17 काट दिया, 10⁻³ नीचे जाएंगे और ऊपर आएंगे तो प्लस के 10⁻³ का मतलब 1000 आएगा, T माइनस 27, तो T आएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, आपकी बुक में एक गलत दिया हुआ है। क्लियर है, आज का लेक्चर आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। बाकी के क्वेश्चन हम देखेंगे बच्चों हमारे अगले टर्न पर, तब तक आप इन सब को लिख लीजिए, ठीक है। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।